दोस्तों, लव अनटैगर्ड करके एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स की तरफ से एक और के ड्रामा मूवी हमें देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी यानी मूवी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा दासों कंटेंट हम कंटिन्यू आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो इसकी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। लव अनटैंगल्ड कोरियाई एक आगामी दक्षिण कोरियाई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन नामकुंग सन ने किया है और इसे जी चुन्ही और वांग डूरी ने लिखा है। एक बॉम्बाराम फिल्म के तहत निर्मित, इसमें गोंग म्यांग, शिन यूनसू, चा वूमिन, यू सांगहियोन और कांग मिना है। 2. फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 29 अगस्त 2025 को होने वाला है। 3. आधार 1998 में 19 साल की लड़की पार्क सेरी अपनी जिंदगी का सबसे अहम इकबालिया बयान देने वाली होती है। अपनी जिंदगी भर की उलझन, अपने घुंघराले बालों को सीधा करने की योजना बनाते हुए वह हान यूनसियोक नाम के एक ट्रांसफर स्टूडेंट से उलझ जाती है, जिससे दोनों के बीच जवानी का रोमांस शुरू हो जाता है। रालना गोंग म्यांग हान यूनसियोक के रूप में, शिन यूनसू पार्क सेरी के रूप में, चा वूमिन किम ह्योन के रूप में, यू सांगह्योन बेक सेओंगराय, कांग मिना गो इंजियोंग के रूप में। उत्पादन विकास फिल्म को आधिकारिक तौर पर नेटफ्लिक्स द्वारा कमीशन किया गया था, जिसमें नामकोंग सन निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे और पटकथा जी चुन्ही और वांग डूरी द्वारा लिखी गई थी, जबकि बॉम्बाराम फिल्म ने उत्पादन का प्रबंधन किया था। 4-5 डलाई जून 2024 में यह बताया गया कि गोंग म्यांग फिल्म में दिखाई देंगे। 6 सितंबर 2024 में चोई ग्यूरी कलाकारों में शामिल हो गए। 7 सितंबर 2024 में कलाकारों की सूची की पुष्टि की गई, जिसमें गोंग म्यांग, शिन यूनसू, चा वूमिन, यू सांगहियोन और कांग मिना शामिल होंगे। 8 फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2024 में शुरू हुई। 9 फिल्मांकन बुसान में हुआ। 10 मुक्त करना फिल्म का ट्रेलर 31 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया था। 11 यह फिल्म 29 अगस्त 2025 को नेटफ्लिक्स पर विशेष रूप से स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। किम डोंगह्यून कोरियाई, जन्म 26 मई 1994, जिन्हें पेशेवर रूप से गोंग म्यांग कोरियाई के नाम से जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। वह 5 प्राइज के सदस्य है। 1 उन्हें टेलीविजन सीरीज बी मेलोड्रामेटिक 2019 और लवर्स ऑफ द रेड स्काई 2021 के साथ साथ फिल्म एक स्ट्रीम जॉब 2019 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। आजीविका 2013 में गोंग ने टैलेंट एजेंसी फैंटाजियो द्वारा गठित 5 प्राइज एक्टर ग्रुप के सदस्यों के साथ वेब सीरीज आफ्टर स्कूल लकी और नॉट में अपने अभिनय की शुरुआत की। 2 इसके बाद उन्होंने एमबीसी के ऐतिहासिक ड्रामा स्प्लेंडिड पॉलिटिक्स 2015, एसबीएस रोमांस कॉमेडी ड्रामा एंटरटेनर 2017 और टीवीएन रोमांस कॉमेडी सीरीज ड्रिंकिंग सोलो 2016 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। बाद में 2016 में वह एमबीसी रियलिटी शो वी गॉट मैरिड में शामिल हुए, जहां उनकी जोड़ी अभिनेत्री जंग हयेसुंग के साथ बनी। 3 2017 में गोंग ने केबीएस 2 पर प्रसारित 2 एपिसोड वाले नाटक द हैप्पी लोनर में प्रमुख भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने फैंटेसी रोमांस ड्रामा द ब्राइड ऑफ हेबेक 4 में बिरियोम गॉड ऑफ द लैंड ऑफ द स्काई की भूमिका निभाई और टीवीएन नाटक रिवॉल्यूशनरी लव 5 में क्वोन जेहून की भूमिका निभाई। 2019 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म एक स्ट्रीम जॉब में जेहून के रूप में अभिनय किया, जासूसों की एक टीम के सबसे कम उम्र के सदस्य। 6 यह फिल्म दक्षिण कोरिया में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बन गई, जिसने केवल 15 दिनों में 10 मिलियन टिकट बिक्री को पार कर लिया। 7 यह वर्तमान में दक्षिण कोरियाई फिल्म इतिहास में दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म है। 8 अपनी भूमिका के लिए
उन्हें कई पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के लिए 6 नामांकन मिले, उनमें से 2 में जीत हासिल की। उस वर्ष बाद में वह ऐतिहासिक फिल्म हो में फटाले 9 और जेटीबीसी टीवी श्रृंखला बी मेलोड्रामेटिक में दिखाई दिए। 10 जुलाई 2019 में गोंग। अप्रैल 2020 में गोंग ने नई प्रबंधन एजेंसी सरम एंटरटेनमेंट के साथ हस्ताक्षर किए। पिछली प्रबंधन कंपनी के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया था। 11 2021 में गोंग ने ऐतिहासिक काल्पनिक नाटक लवर्स ऑफ द रेड स्काई में अभिनय किया, जो एसबीएस पर प्रसारित हुआ। 12 उन्होंने ग्रैंड प्रिंस यांगम्योंग की भूमिका निभाई, एक इत्मीनान से रहने वाला राजकुमार जो चित्रकला, सुलेख और कविता का विशेषज्ञ है। 13 उसी वर्ष बाद में वह टीवीएन ट्रैवल वैरायटी शो हाउस ऑन व्हील्स के तीसरे सीजन के कलाकार सदस्य बन गए। 14 2022 में गोंग किम हानमिन की युद्ध एक्शन फिल्म हंसन राइजिंग ड्रैगन में कमांडर यी योकी के रूप में दिखाई दिए। 15 2025 में उन्होंने टीवीइंग में मुख्य किरदार वे बैक लव निभाया। 16 व्यक्तिगत जीवन। उनका एक छोटा भाई है, डोयंग, असली नाम किम डोंगयंग, जो लड़कों के समूह एनसीटी का सदस्य है। 17-18 सैन्य सेवा। 5 नवंबर 2021 को यह बताया गया कि गोंग को अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए सम्मन मिला था। 19-20 उन्होंने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थान का खुलासा किए बिना 14 दिसंबर 2021 को सेना में भर्ती हुए। 21-22 उन्हें 13 जून 2023 को छुट्टी दे दी गई। हंगुल यह एक अच्छा विचार है। लिट स्वीकारोक्ति का इतिहास। आरआर गोबाएगी येओक्सा। श्री कोबाएगी वाइक्से। निर्देशक नमकुंग सन। द्वारा लिखित। जी चुन्ही। वांग डूरी। अभिनीत। गोंग म्यांग। शिन युनसु। चा वूमिन। यूं सांगह्योन। कांग मिना। उत्पादन कंपनी बम्बाराम फिल्म द्वारा वितरित नेटफ्लिक्स। रिलीज की तारीख 29 अगस्त 2025। कार्यकारी समय 119 मिनट। देश दक्षिण कोरिया। भाषा कोरियाई। शिन युनसु, कोरियाई, 23 अक्टूबर 2002, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म वैनिशिंग टाइम, ए बॉय हू रिटर्न्ड 2016 से की थी। शिन को टेलीविजन सीरीज ट्विंकलिंग वाटरमेलन 2023 और लाइट शॉप 2024 में अभिनय के लिए जाना जाता है। आजीविका। पदार्पण से पहले शिन युनसु ने 2014 में एक गायक और एक अभिनेत्री दोनों के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए जेवाईपी एंटरटेनमेंट जेवाईपी में शामिल हो गए। 2-3-4 2015 में उन्होंने उमताएवा द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म वैनिशिंग टाइम, ए बॉय हू रिटर्न्ड में मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। हालांकि उन्होंने पहले कभी अभिनय नहीं किया था, फिर भी शिन को गैंग डोंगवोन के साथ अभिनय करने के लिए 300 उम्मीदवारों में से चुना गया। उन्हें 2 महीने की तैयारी और अभिनय प्रशिक्षण दिया गया। फिल्मांकन 7 अक्टूबर को शुरू हुआ और 14 तारीख को एजेंसी के एसएनएस चैनलों के माध्यम से उन्हें जेवाईपी द्वारा आधिकारिक रूप से पेश किया गया। 5-6 उन्होंने 11 अक्टूबर 2016 को सियोल के गंगनम जिले में अपगुजोंग सीजीवी में अपने पहले प्रोडक्शन सम्मेलन में भाग लिया। 7-2016 वर्तमान अभिनय की शुरुआत। शिन ने 16 नवंबर 2016 को वैनिशिंग टाइम, ए बॉय हू रिटर्न्ड की रिलीज के साथ एक अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। इतनी कम उम्र में एक नवागंतुक होने के बावजूद एक प्रमुख भूमिका में उनके प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की गई। 8-9 नवंबर 2016 के अंत में उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला द लीजेंड ऑफ द ब्लू सी में जून जीह्यून के चरित्र की किशोरी के रूप में अभिनय किया। 10-11 दिसंबर में
उन्हें शुंजी इवाई द्वारा निर्देशित एक लघु फिल्म में चांगोक के पत्र में लिया गया, जहां उन्होंने बेडोना और किम जुह्युक की बेटी की भूमिका निभाई। इसे नेस्ले थिएटर के यूट्यूब चैनल पर 16 फरवरी 2017 को जारी किया गया था। 2-12 इसके बाद उन्होंने अगस्त में रिलीज हुई द शावर नामक एनिमेटेड फिल्म में महिला प्रधान के लिए अपनी आवाज दी। 13 शिन जेवाईपी पिक्चर्स द्वारा पूर्व निर्मित वेब श्रृंखला में सहायक कलाकार के रूप में भी दिखाई दिए, जिसका शीर्षक स्कूल ऑफ मैजिक था। सितंबर 2017 में शिन। 2018 में शिन ने टीवीएन के ड्रामा स्टेज के एक भाग एंथोलॉजी नामक एक अभिनय रोमांस ड्रामा में जंग जेवोन के साथ एक और मुख्य भूमिका निभाई। 16 इसके बाद उन्होंने इलंग द वुल्फ ब्रिगेड नामक फिल्म में अभिनय किया, जहां उन्होंने अभिनेता गैंग डोंगवोन के साथ दूसरी बार काम किया। यह 25 जुलाई 2018 को रिलीज हुई थी। 17 जुलाई में उन्हें पारिवारिक मेलोड्रामा बैड पापा में जंग ह्युक की बेटी की भूमिका में लिया गया। 18 2019 और 2020 में उन्होंने फिल्म होमे फेटले 19 और टेलीविजन श्रृंखला एसएफ 8 और डू सोल सोल लाला सोल में सहायक भूमिकाएं निभाईं। 20-21 2022 में शिन ने केबीएस 2 के ऐतिहासिक नाटक ब्लरी हार्ट में कांग हान्ना के चरित्र के बचपन के रूप में एक विशेष उपस्थिति दर्ज की और जंग ह्युक के साथ फिर से जुड़ गईं, जिनके साथ उन्होंने पहले बैड पापा में अभिनय किया था। 12 मार्च 2025 को मैनेजमेंट सूप ने घोषणा की कि शिन ने एजेंसी के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 23 अन्य उद्यम राजदूत 2017 में शिन को अभिनेता यू पार्क के साथ दूसरे जापान फिल्म महोत्सव का मानद राजदूत नियुक्त किया गया था। 24 2018 में उन्हें 20वें बुकियन अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव BIAF का राजदूत नियुक्त किया गया था। 25 बेचान शिन ने दक्षिण कोरियाई स्किनकेयर और कॉस्मेटिक्स निर्माता और रिटेलर स्किन फूड के लिए नए एक्सक्लूसिव मॉडल के रूप में अपना पहला एंडोर्समेंट डील साइन किया। उन्होंने एक पूर्ण पैमाने पर मॉडलिंग गतिविधि शुरू की, जिसकी शुरुआत ग्रेप बाउंस बबल सीरम फॉर स्किन फूड 2017 एस नामक नए उत्पाद के CF से हुई, जिसे 10 अप्रैल 2017 को रिलीज किया गया। उन्हें उत्पाद के मुख्य पृष्ठ पर भी दिखाया गया। कांग मिना, कोरियाई, जन्म 4 दिसंबर 1999, जिसे मीना के नाम से जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री, गायिका और रैपर है। वह एमनेट के K-पॉप गर्ल ग्रुप सर्वाइवल शो प्रोड्यूस 101 में 9वें स्थान पर रहने के लिए जानी जाती है। वह गर्ल ग्रुप IOI और गुगुदान की पूर्व सदस्य है। साथ ही इसके उपसमूह 5959 और सेमीना भी है। 4 कांग को टेलीविजन सीरीज डोको रिवाइंड 2018, टेल ऑफ फेरी 2018, होटल डेल लूना 2019, समर गाइज 2021, मूनशाइन 2021 से 2022। प्रारंभिक जीवन कांग मिना का जन्म इचियोन में हुआ था और बाद में जब वह 8 साल की थीं, तब वह जेजू शहर चली गईं। उद्धरण वांछित उन्होंने 2018 में स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सियोल से स्नातक किया। 5 आजीविका 2016 से 2017 101 IOI और गुगुदान का निर्माण। मुख्य लेख प्रोड्यूस 101 सीजन 1 IOI और गुगुदान। सितंबर 2016 में एक संगीत समारोह में कांग। जनवरी 2016 में कांग ने साथी प्रशिक्षुओं किम नायंग और किम सेजियोंग के साथ मिलकर एमनेट गर्ल ग्रुप में डेब्यू करने के अवसर के लिए रियलिटी गर्ल ग्रुप सर्वाइवल शो प्रोड्यूस 101 में जेलीफिश एंटरटेनमेंट का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम 1 अप्रैल 2016 को समाप्त हुआ और दक्षिण कोरियाई लड़कियों के समूह IOI की अंतिम सूची की घोषणा की गई, जिसमें शीर्ष 11 पोल विजेता शामिल थे। कांग 173, 762 वोटों के साथ कुल मिलाकर 9वें स्थान पर रही और इस लड़की समूह की आधिकारिक सदस्य बन गईं। 6
10 जून 2016 को YMC एंटरटेनमेंट ने खुलासा किया कि कांग आईओआई की यूनिट प्रमोशन में हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि आगामी दक्षिण कोरियाई लड़की समूह गुगुदान के साथ डेब्यू और प्रमोशन करने के लिए अपनी एजेंसी में वापस आएगी। 7 जुलाई 2017 में कांग और उनकी साथी सदस्य हायोन के साथ मिलकर गुगुदान 5959 नामक एक गुगुदान उपसमूह का गठन किया गया। उन्होंने 10 अगस्त 2017 को एकल आइसचू के साथ अपनी शुरुआत की। 8 जून 2018 में कांग और सदस्यों सेजियोंग और नायंग के साथ गुगुदान सेमिना नामक एक गुगुदान उपसमूह का गठन किया गया। उन्होंने 10 जुलाई 2018 को अपने स्वशीर्षक एकल एल्बम के विमोचन के साथ शुरुआत की। 9 2018 वर्तमान अभिनय करियर। कांग ने 2017 में एमबीसी रोमांटिक कॉमेडी सीरीज चिल्ड्रन ऑफ द बीस्ट सेंचुरी में हान येसेउल के किरदार के युवा समकक्ष की भूमिका निभाते हुए अपने अभिनय की शुरुआत की। 10 उसी वर्ष उन्होंने 2 एपिसोड टीवीएन ड्रामा हिस्ट्री ऑफ वॉकिंग अपराइट में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। 11 मार्च 2018 में कांग। 2018 में कांग ने संगीत कार्यक्रम शो म्यूजिक कोर की मेजबानी शुरू की। 12 इसके बाद उन्होंने 100 के सेहुन के साथ एक्शन वेब फिल्म डॉग को रिवाइंड में अभिनय किया। 13 और टीवीएन फंतासी रोमांस ड्रामा टेल ऑफ फेरी में सहायक भूमिका निभाई। 14 मार्च 2019 में कांग को थाईलैंड में लॉ ऑफ द जंगल के कलाकारों के हिस्से के रूप में पुष्टि की गई थी। 15 उसी वर्ष कांग ने टीवीएन फंतासी ड्रामा होटल डेल लूना में किम यूना की भूमिका निभाई। 16 2021 में कांग को वेब ड्रामा समर गाइज में कास्ट किया गया, जिसका प्रीमियर 30 मार्च को हुआ था। 17 जून 2021 में कांग ने टीवीएन फंतासी रोमांस ड्रामा माई रूममेट इज ए गुमिहो में एक कैमियो भूमिका निभाई। 18 उसी वर्ष बाद में उन्होंने केबीएस 2 ऐतिहासिक ड्रामा मूनशाइन में हान एजिन के रूप में अभिनय किया, जो एक कुलीन परिवार की इकलौती बेटी थी। 19 2022 में उन्हें कैफे मिनमडांग में नाम हायजून के रूप में कास्ट किया गया। 28 जून 2023 को यह घोषणा की गई कि कांग ने अपना अनुबंध समाप्त होने के बाद जेलीफिश एंटरटेनमेंट से प्रस्थान कर लिया है। 3 जुलाई को कांग ने स्टोरी जे कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए। यूं सांगह्योन, कोरियाई, जन्म 2002, होदूप ह्यू एंटरटेनमेंट के तहत एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। उन्होंने टीवी सीरीज अंडर द क्वींस अम्ब्रेला के जरिए अपने अभिनय की शुरुआत की। एक प्रारंभिक जीवन। यूं सांगह्योन का जन्म 2002 में दक्षिण कोरिया के बुसान में हुआ था। उन्होंने एक लिबरल आर्ट्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और वर्तमान में डोंगगुक विश्वविद्यालय में थिएटर और फिल्म विभाग में अध्ययन कर रहे हैं। उनकी एक बहन है। 2 अपने पिता के व्यवसाय के कारण वे अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। 3 हाई स्कूल के अपने पहले वर्ष में अभिनय अकादमी में पढ़ाई करने के बाद यूसीओल आ गए। किम मिनवू, कोरियाई, जन्म 24 अक्टूबर 2000, जिन्हें पेशेवर रूप से चा वूमिन के नाम से जाना जाता है, जस्ट एंटरटेनमेंट के तहत एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। उन्हें नाइट हैज कम 2023 और स्टडी ग्रुप 2025 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 3 प्रारंभिक जीवन। चा वूमिन का जन्म 24 अक्टूबर 2000 को बुसान, दक्षिण कोरिया में हुआ था। 4 उन्होंने सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स में पढ़ाई की। ए गर्ल एट माई डोर, कोरियाई, आरआर, दोहुया, शाब्दिक अर्थ दोही, जुलाई जंग द्वारा निर्देशित 2014 की एक दक्षिण कोरियाई ड्रामा फिल्म है और इसमें बेडोना ने एक पुलिसवाली की भूमिका निभाई है, जो किम सेरॉन द्वारा अभिनीत एक दुर्व्यवहार की गई लड़की को अपने घर ले जाती है। 4, 5, 6, 7, 8
यह फिल्म 2014 के कान फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन 9, 10, 11, 12 फिल्म में समलैंगिक संबंधों के चित्रण, दक्षिण कोरिया में एलजीबीटी अधिकारों के विवादास्पद होने और दो मुख्य पात्रों के शुरुआती अस्पष्ट संबंधों के कारण फिल्म का वित्तपोषण मुख्यतः कोरियाई फिल्म परिषद द्वारा किया जाना था। इस वजह से बजट 300,000 अमेरिकी डॉलर तक सीमित था। बे और किम ने भुगतान न करने पर सहमति व्यक्त की। 2. कथानक। समलैंगिकता से जुड़े एक निजी घोटाले के बाद पुलिस अकादमी के प्रशिक्षक ली यंगनाम को सियोल से स्थानांतरित कर दिया जाता है और उन्हें समुद्र तटीय शांत शहर येओसू में पुलिस सबस्टेशन का प्रमुख बना दिया जाता है। यंगनाम कम ही लोगों से मिलता जुलता है और स्थानीय लोगों की शराबी हरकतों को बर्दाश्त करता है, लेकिन घर पर खूब शराब पीता है और पानी की बोतलों में सोजू भरता है। यंगनाम की मुलाकात सन दोही से होती है, जो एक डरपोक और गुस्सैल 14 साल की लड़की है, जिसके शरीर पर जख्मों और चोटों के निशान हैं। दोही को उसके सहपाठी धमकाते हैं और उसके शराबी सौतेले पिता योंगहा और शराबी दादी दोनों उसे पीटते हैं। उसकी जैविक मां ने उन्हें छोड़ दिया था। स्थानीय लोग योंगहा के अन्याय के बारे में चुप रहते हैं, क्योंकि वह शहर का मुख्य नियोक्ता एक सीप किसान है। योंगहा की मां का शव पानी में तैरता हुआ पाया जाता है, जिसे नशे में गाड़ी चलाने से हुई आकस्मिक मौत माना जाता है। योंगहा दोही पर फिर से हमला करता है। दोही की सुरक्षा को लेकर चिंतित यंगनाम गांव वालों की निगरानी के बावजूद उसे गर्मी की छुट्टियों में अपने साथ रहने का प्रस्ताव देता है। पहली बार दोही के पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसे मारता नहीं है और उसे गालियां देने के बजाय उसके नाम से पुकारता है। दोही यंगनाम के साथ नहाती है और उसकी नकल करती है, उसकी वर्दी पहनती है और उसी स्टाइल में अपने बाल कटवाती है। यंगनाम का पता उसकी पूर्व प्रेमिका येओसू तक लगाती है, जो उसे अपने साथ ऑस्ट्रेलिया चलने के लिए कहती है। वे बहस करते हैं, चुंबन करते हैं और योंगहा उन्हें देख लेता है। जब यंगनाम को पता चलता है कि वह कम वेतन वाले अवैध अप्रवासियों को नौकरी देता है, तो योंगहा पुलिस को बताता है कि यंगनाम ने दोही का यौन शोषण किया है। यंगनाम को हिरासत में ले लिया जाता है। वह कहती है कि दोही के साथ उसका कोई अनुचित संपर्क नहीं था और एक प्रताड़ित बच्चे को अपने पास रखना उसका कर्तव्य था। जांचकर्ता जवाब देता है कि एक समलैंगिक महिला के लिए यह अनुचित व्यवहार था। दोही जांचकर्ता को बताती है कि यंगनाम ने उसका यौन शोषण किया था और यंगनाम को जेल हो जाती है। दोही को उसके पिता की देखभाल में वापस कर दिया जाता है और उसे एक नंबर दिया जाता है, जिससे वह अगर उसके पिता उसे फिर से पीटे तो उसे कॉल कर सके। अपने परिवार के घर पहुंचकर दोही कपड़े उतारती है, नंबर डायल करती है और फोन छिपा देती है, फिर अपने सो रहे पिता को सहलाती है। वह जाग जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। वह विरोध में रोती है और कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पुलिस अंदर घुसती है और पिता को गिरफ्तार कर लेती है। दोही जांचकर्ताओं को बताती है कि उसके पिता ने उसे झूठ बोलने के लिए कहा था कि यंगनाम ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। यंगनाम को रिहा कर दिया जाता है और उससे माफी मांगी जाती है। वह दोही से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसके पिता और दादी के साथ जो हुआ वह जानबूझकर हुआ था, और फिर वहां से चली जाती है। जैसे ही उसे शहर से बाहर ले जाया जा रहा होता है, वह पुलिस अधिकारी से कार रोकने के लिए कहती है। वह दोही से मिलती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। रालना बे डोना ली यंगनाम पुलिस सबस्टेशन के प्रमुख। किम सेरॉन सन दोही के रूप में योंगहा की दत्तक पुत्री। सोंग साइबायोक पार्क योंगहा। पार्क जमसून योंगहा की मां के रूप में किम जिंगू। सोन जोंगहे कैप्टन इयोम के रूप में। ना जोंगमिन अधिकारी किम के रूप में। गोंग म्यांग पुलिस अधिकारी क्वोन सोनोह के रूप में। जंग हीजिन यूनजंग यंगनाम की पूर्व प्रेमिका। किम मिंजे जुन्हो के रूप में यंगनाम के वरिष्ठ सहयोगी।
पार्क जिनवू मुख्य जासूस के रूप में, मून सुंगक्यून सियोल में पुलिस अधीक्षक नाम ग्योंगरे के रूप में, किम जोंगगू बॉस चोई के रूप में, अरविंद आलोक बकीम विदेशी कर्मचारी, रॉबिन शीक सलाम विदेशी कर्मचारी, होआंग के रूप में पोखरेल बरुन विदेशी कर्मचारी, ली ह्योनजियोंग यंगनाम की मकान मालकिन, चोई ग्यूरी कोरियाई, जन्म 19 जुलाई 2000, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री है। व्यक्तिगत जीवन, चोई का जन्म 19 जुलाई 2000 को बुसान, दक्षिण कोरिया में हुआ था। उनकी एक छोटी बहन भी है। वह वर्तमान में कोरिया राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय के अभिनय विभाग में नामांकित है। 3. आजीविका, चोई ने दिसंबर 2021 में टीवी चोसुन की टेलीविजन श्रृंखला अंकल के साथ शिन चायंग की भूमिका निभाते हुए अपनी शुरुआत की। 4. फरवरी 2022 में चोई ने डिज्नी प्लस की वेब सीरीज रूकी कॉप्स में एक कैमियो भूमिका निभाई थी। 5 नवंबर 2022 में वह टीवीएन की टेलीविजन सीरीज बिहाइंड एवरी स्टार में सनी लिम की सहायक भूमिका निभाती हुई दिखाई दी। 6 मई 2023 में उन्होंने ईएनए की टेलीविजन सीरीज बैटल फॉर हैप्पीनेस में एक युवा जंग मिहो के रूप में कैमियो किया। 7 जनवरी 2024 में चोई ने टीवीएन की टेलीविजन श्रृंखला मैरी माई हस्बैंड से लोकप्रियता हासिल की, जहां उन्होंने यू हियोन की सहायक भूमिका निभाई। 7 श्रृंखला में उनके प्रदर्शन ने उनके इंस्टाग्राम अनुयायियों को श्रृंखला के प्रसारण से पहले लगभग 2000 से बढ़ाकर 670,000 से अधिक अनुयायियों तक पहुंचा दिया। 3 मई 2024 में उन्हें आगामी टेलीविजन श्रृंखला नॉक्फ में अभिनय करने की घोषणा की गई। स्वागत, थिएटर डेब्यूसी में फिल्म की आधिकारिक कान स्क्रीनिंग में दर्शकों ने इसे 3 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाई और इसे मीडिया से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। 13, 14, 15 स्क्रीन डेली ने इसे एक दृढ़तापूर्वक वामपंथी और ताजगी से भरा ऑफ-किल्टर ड्रामा, शराब और दुर्व्यवहार की एक चतुराई से पेचीदा कहानी कहा है, जो एक परिचित घरेलू नाटक के रूप में शुरू होती है और फिर कुछ अधिक परेशान करने वाली और अस्पष्ट रूप से परेशान करने वाली बन जाती है। यह एक मजबूत कलाकारों द्वारा संचालित है और ग्रामीण स्थान का अधिकतम लाभ उठाती है, जो एक रमणीय स्थान होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में इसकी सतही सुंदरता काफी हद तक बेकार लोगों की श्रृंखला को ढक लेती है। उत्कृष्ट डोनाबे के चुंबकीय प्रदर्शन ने फिल्म को दिल और आत्मा दी है। 16 वैरायटी ने लिखा कि यह दिल दहला देने वाला ड्रामा प्रांतीय कोरियाई समाज में हिंसा और कट्टरता का एक परतदार खुलासा है, जिसे बेडूना और किम सेरॉन के मनमोहक अभिनय ने और भी मजबूत किया है। इसने बे के चित्रण को विशाल और कमजोर दोनों बताया, जबकि किम का अभिनय अद्भुत है। 17 ट्विच फिल्म ने इसे सर्वश्रेष्ठ कोरियाई सिनेमा बताते हुए इसकी प्रशंसा की, शुरू से अंत तक मनोरंजक, और इसमें नाटकीयता का अच्छा खासा तर्का भी है, लेकिन अपने ज्यादातर कोरियाई समकक्षों के उलट यह कभी भी अपनी क्षमता से ज्यादा नहीं करता और दर्शकों के साथ सम्मान से पेश आता है, और इतनी खूबसूरती से रचा गया है कि कोई भी इसकी कलात्मकता में खोए बिना नहीं रह सकता, जो हमें सहज ही एक बौद्धिक स्वप्न में डुबो देती है। 18 कोरिया हेराल्ड ने कहा कि यह रहस्य और रोमांच का चतुराई से मिश्रण है। शराबबंदी, समलैंगिकता, छोटे शहर की राजनीति, प्रवासन और श्रम सहित आधुनिक कोरियाई सामाजिक मुद्दों से निपटने का एक प्रभावशाली काम करता है, और तीनों प्रमुख अभिनेताओं, विशेष रूप से बे की प्रशंसा की, जो परेशान, अकेले और खोजी आत्माओं के रूप में यादगार प्रदर्शन पेश करते हैं। 19 हॉलीवुड रिपोर्टर इससे कम प्रभावित हुआ। हालांकि सनसनीखेजता से बचने और कई धागों का इस्तेमाल करने के जंग के प्रयास बहुत सराहनीय है, लेकिन नतीजा एक सौम्य कृति के रूप में सामने आता है, जिसमें पात्रों की अधिकता और उनके सामने आने वाली समस्याओं का पर्याप्त ठोस विवरण नहीं है। इन सब के कारण बे का आंतरिक अभिनय खतरनाक रूप से शून्यता के करीब पहुंच जाता है। सौभाग्य से
किम ने एक ऐसा मोड़ दिया है जो उनके पीड़ित चरित्र की मानसिक स्थिति को उपयुक्त रूप से पर्दे पर लाता है। 20 फिल्म बिजनेस एशिया ने भी किम को 34 वर्षीय लेखक निर्देशक जुलाई जंग की आम तौर पर प्रभावशाली पहली फीचर फिल्म में असाधारण प्रदर्शन के रूप में चुना, जो एक और स्क्रिप्ट संशोधन और बे द्वारा अधिक एनिमेटेड अभिनय के साथ और भी बेहतर हो सकती थी। इसके बावजूद यह अभी भी कुछ नीरस क्षणों के साथ एक आकर्षक नाटक है, जो लगातार 3 मुख्य पात्रों के बीच शक्ति संतुलन को बदलता है। यह सब एक समृद्ध मिश्रण है जिसे जंग आम तौर पर सामने लाती है, लेकिन इसमें कुछ कष्टप्रद हीले सिरे भी है जो इसके नाटकीय प्रभाव को कमजोर करते हैं, जैसे 3 प्रमुख पात्रों की पृष्ठभूमि को कमजोर ढंग से खींचा गया है और अंतिम दृश्य में थोड़ा बहुत बनावटी एहसास है। लड़की की पिटाई के दोहराए गए दृश्यों को छोटा या हटाकर फिल्म आसानी से अपने लाभ के लिए 10 मिनट खो सकती है। कहानी थी जिसे वह एक पूर्ण कहानी में बदलना चाहती थीं। उन्होंने इसे एक एनिमेटेड फिल्म में बदलने की भी कल्पना की थी। स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान जंग ने इस कहानी को एक एनिमेशन में बदलने की कल्पना की थी। कहानी एक बिल्ली के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने मालिक का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, जो एक नई बिल्ली के साथ व्यस्त है। ध्यान आकर्षित करने के प्रयास में बिल्ली एक चूहे को पकड़कर मालिक के जूते में डाल देती है। दुर्भाग्य से मालिक बिल्ली की इस हरकत को नुकसानदेह समझ लेता है। अगले दिन बिल्ली एक चमड़ी उधेड़कर खून से लथपथ चूहे को लाती है ताकि ध्यान आकर्षित करने की एक हताश अपील कर सके। 9 जंग ने बिल्ली को दोही नाम के एक बाल पात्र में बदलकर कहानी को और आगे बढ़ाया। इस पात्र की रचना की नींव मूल बिल्ली की कहानी से प्रेरित थी और समय के साथ इसके विशिष्ट विवरणों को परिष्कृत किया गया। दोही द्वारा जूते में खून से लथपथ चूहे को रखने का निर्णय कहानी में एक महत्वपूर्ण क्षण बन जाता है। इसके बाद येओंगनाम को एक ऐसे पात्र के रूप में गढ़ा गया जो दोही को समझता है और उसे दिलासा देता है। कहानी एक निर्जन ग्रामीण गांव में स्थापित है जो 2 महिलाओं के बीच गहरे बंधन को उजागर करती है, जो एक कठोर दुनिया में एक दूसरे की रक्षा करती है। कहानी के दर्दनाक और दमनकारी स्वरूप के बावजूद दोही और येओंगनाम महिला पात्रों के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखती है। 9 जंग ने अपनी कहानी सीजे और कोरिया फिल्म संस्थान द्वारा आयोजित एक उद्योग अकादमिक सहयोग परियोजना में प्रस्तुत की, जिसके निर्देशक ली चांगडोंग, जो कोरिया राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, परियोजना के सलाहकार थे। उन्होंने प्रारंभिक उपचार के दौरान परिदृश्य विकास की प्रक्रिया का बारीकी से पालन किया और अंतिम मूल्यांकन में भाग लिया। हालांकि उनकी पटकथा अंतिम दौर में नहीं चुनी गई, फिर भी प्रस्तुति के बाद जंग ने ली चांगडोंग से संपर्क किया और कहानी की क्षमता में अपना विश्वास व्यक्त किया। ली चांगडोंग ने इस विचार पर विचार किया और सुझाव दिया, क्या होगा अगर हम इसे स्वयं बनाएं? 9 जंग को आखिरकार एक पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म में निर्देशन की शुरुआत करने का अवसर मिला। ए गर्ल एट माई डोर 2014 नामक फिल्म को ली चांगडोंग द्वारा कम बजट की स्वतंत्र फिल्म के रूप में बनाया गया था। फिर भी वे बेडूना, किम सेरॉन और सोंग सेबायोक को कास्ट करने में सफल रहे। फिल्म की शूटिंग सियोल में हुई थी। अपनी रिलीज के बाद इसने कोरिया में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया और इसे कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में आमंत्रित किया गया, जहां इसे खड़े होकर तालियां मिलीं। 9 फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार और वाइल्डफ्लावर फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार शामिल है। जंग जूरी, कोरियाई, जन्म 1980, जिन्हें जुलाई जंग के नाम से भी जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। जंग के निर्देशन में बनी पहली फीचर फिल्म ए गर्ल एट माई डोर ने 25वें स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का पुरस्कार जीता। उन्होंने 23वें बिल्ड फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक और 2014 में 15वें वीमेन इन फिल्म कोरिया अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
पटकथा लेखक का पुरस्कार भी जीता और 2015 में 51वें बैकसांग आर्ट्स अवार्ड्स में दूसरे वाइल्डफ्लावर फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पटकथा और फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार भी जीता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रारंभिक वर्ष और शिक्षा। जंग हाई स्कूल से स्नातक होने तक येओसू में पली बड़ी। हाई स्कूल में प्रथम वर्ष की छात्रा के रूप में उसने अपनी डायरी में लिखा था, मैं एक फिल्म निर्देशक बनने की योजना बना रही हूं। जब वह मिडिल स्कूल में थी तो उसके पिता वीडियो टेप जमा करके हर रात अकेले फिल्में देखते थे। यह वह समय था जब हांगकांग की फिल्में लोकप्रिय थीं और लोग हॉलीवुड और यूरोपीय फिल्में खूब देखते थे। जब वह सुबह जल्दी उठती और बाथरूम जाने के लिए पास से गुजरती तो टीवी स्क्रीन पर उसके पिता अपनी ही दुनिया में खोए हुए दिखाई देते। उसी समय वह अपने पिता द्वारा किराए पर लिया गया वीडियो भी देख रही थी। 8, 9 कॉलेज की तैयारी के दौरान जंग के मन में फिल्में बनाने के स्पष्ट इरादे के बजाय वीडियो मीडिया का अध्ययन करने की एक अस्पष्ट इच्छा थी। हालांकि अंदर ही अंदर वह एक फिल्म निर्देशक बनने की ख्वाहिश रखती थी। वह जानती थी कि सिर्फ फिल्म विभाग में दाखिला लेने से स्नातक होने के बाद उसे निर्देशक की भूमिका मिलने की गारंटी नहीं होगी। इसलिए उसने सुंगक्यंकवान विश्वविद्यालय में फिल्म और टेलीविजन विभाग में डिग्री हासिल करने का फैसला किया। 8 जंग ने अपनी शैक्षणिक यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों, जिनमें निष्कासन और फिर पुनः प्रवेश भी शामिल था, के कारण अपने सहपाठियों की तुलना में बहुत देर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज के वर्षों के दौरान ही फिल्मों के प्रति उनका जुनून आकार लेने लगा। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हें विविध विषयों से परिचय हुआ, जिससे उन्हें फिल्म व्याकरण के अध्ययन को अपनी शिक्षा के एक मूलभूत पहलू के रूप में समझने में मदद मिली। हालांकि उन्होंने देखा कि उस समय फिल्म और टेलीविजन विभाग में लाइव एक्शन फिल्म निर्माण के बजाय एनिमेशन और गेम्स पर अधिक ध्यान दिया जाता था। 8, 9 इसके जवाब में जंग ने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा समूह बनाने की पहल की और कैमकॉर्डर का इस्तेमाल करके फिल्में बनाना शुरू किया। इस व्यावहारिक अनुभव ने उन्हें फिल्म निर्माण के क्षेत्र में बहुमूल्य व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया। दुर्भाग्य से फिल्म निर्माण के प्रति उनके समर्पण के कारण उन्हें कक्षाएं छोड़नी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें निष्कासित कर दिया गया। हालांकि उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखने का दृढ़ निश्चय किया और विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश लिया। वापस लौटने पर उन्होंने पश्चिमी दर्शनशास्त्र में दोहरी डिग्री हासिल करने का फैसला किया, जिससे उस क्षेत्र में उनके ज्ञान का और विस्तार हुआ। फिल्म और दर्शनशास्त्र के सैद्धांतिक पहलुओं में खुद को डुबोने से उनके फिल्म निर्माण कौशल में उल्लेखनीय सुधार हुआ। 8, 9 आखिरकार जंग ने अपनी पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की और 2005 में सुंगक्यंकवान विश्वविद्यालय के फिल्म विभाग से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने खुद को कार्यबल में प्रवेश के लिए तैयार किया। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारिता की परीक्षा की भी तैयारी की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं है। 8, 10 जंग को फिल्म निर्माण को गंभीरता से लेने की जरूरत का एहसास हुआ और उन्होंने ग्रेजुएट स्कूल में दाखिला लेने का फैसला किया। उस समय वह लगभग 25 या 26 साल की थीं। कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में प्रवेश करने के बाद जंग ने अपने ज्ञान का विस्तार किया और विभिन्न लघु फिल्मों पर काम किया। उन्होंने 2007 में ए मैन अंडर द इन्फ्लुएंजा शीर्षक से अपनी पहली लघु फिल्म रिलीज की। फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक चतुराई से जॉन कैसवेट्स की प्रसिद्ध फिल्म ए वुमन अंडर द इन्फ्लुएंस के शीर्षक पर आधारित है, जो गेना रोलैंड्स के असाधारण प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। 11 यह एक चीनी रेस्तरां में स्थापित एक हास्य परिदृश्य को दर्शाता है, जो एक बेतुके नाटक के सार को दर्शाता है। जंग की फिल्म को 12वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सियोंजे पुरस्कार मिला। 8 कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई के दौरान ही जंग ने लघु फिल्म 11 इंच 2008 भी बनाई।
यह एक युवा महिला पुलिस स्टेशन प्रमुख की कहानी है। स्नातक स्तर पर एक फीचर फिल्म निर्देशित करने की आकांक्षा के साथ जंग को जल्द ही एहसास हुआ कि इस सपने को साकार होने में अभी कई साल और लगेंगे। बे डोना, कोरियाई, जन्म 11 अक्टूबर 1979, जिसे डोनाबे के रूप में अंग्रेजीकृत किया गया है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री और फोटोग्राफर है। उन्होंने एक मॉडल के रूप में शुरुआत की और पहली बार बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट 2000 और टेक केयर ऑफ माई कैट 2001 में अपनी भूमिकाओं के लिए पहचान हासिल की। वह पार्क चान-वूक की सिंपैथी फॉर मिस्टर वेंजेंस 2002 में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, बोंग जूनहो की द होस्ट 2006 में तीरंदाज पार्क नामजू और हिरोकाजू कोरेरा की एयर डॉल 2009 में गुड़िया के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए जानी गईं। 3. उनकी अन्य उल्लेखनीय दक्षिण कोरियाई फिल्मों में ए गर्ल एट माई डोर 2014, टेलीविजन पर वह क्राइम थ्रिलर स्ट्रेंजर 2017 से 2020, नेटफ्लिक्स पीरियड जॉम्बी थ्रिलर किंगडम 2019 से 2020 और ड्रामा फैमिली मैटर्स 2024 में प्रमुख महिला किरदार के रूप में जानी जाती है। 4-5 संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें वाचोव्स्की फिल्मों क्लाउड एटलस 2012 और जुपिटर असेंडिंग 2015, रेबेल मून 2023 से 2024, साथ ही नेटफ्लिक्स टेलीविजन श्रृंखला सेंस 8 2015 से 2018 में उनकी भूमिकाओं के लिए पहचाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। बे का जन्म दक्षिण कोरिया के सियोल के जोंगनो जिले में हुआ था। एक बड़े होते हुए वह अपनी मां, रंगमंच अभिनेत्री किम ह्वायंग के साथ थिएटर और रिहर्सल हॉल जाती थीं और संवादों की पंक्तियां सीखती थीं। हालांकि शुरुआत में यह उन्हें अभिनय की ओर नहीं ले गया। उन्होंने कहा, लोग कह सकते हैं कि चूंकि मेरी मां एक रंगमंच कलाकार है, इसलिए मैं एक अभिनेत्री बन गई। लेकिन मेरे लिए उन अनुभवों का शायद विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके विपरीत, क्योंकि मैंने कई महान अभिनेताओं को अपनी मां के साथ काम करते देखा, मुझे लगा कि यह एक ऐसा काम है जो केवल असाधारण प्रतिभा वाले लोग ही कर सकते हैं। 6. आजीविका। 1998 से 2005 शुरुआत। 1998 में हानयांग विश्वविद्यालय की छात्रा के रूप में बे को सियोल की एक मॉडलिंग एजेंसी ने चुना, जिसके कारण उन्होंने कूलडॉग के कैटलॉग के लिए मॉडलिंग की। 1999 में विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही उन्होंने अभिनय की ओर रुख कर लिया और टीवी नाटक स्कूल से शुरुआत की। 7. उसी वर्ष बाद में बे ने जापानी हॉरर फिल्म रिंग के कोरियाई रीमेक द रिंग वायरस में पार्क यूनसूह की भूमिका निभाई। 8. 2000 में निर्देशक बोंग जूनहो ने बे को फिल्म बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट में बिना मेकअप के हिस्सा करने की इच्छा के लिए कास्ट किया, जिसे अन्य दक्षिण कोरियाई अभिनेत्रियों ने करने से इनकार कर दिया था। 9. 10. बाद में उन्होंने इसे उस भूमिका के रूप में उद्धृत किया जिसने उन्हें एक गंभीर अभिनय करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। उस फिल्म ने मुझे एक अभिनेत्री बनने का फैसला किया, एक अच्छी अभिनेत्री, और उस फिल्म ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। 11. किम सोएंग की डॉक्यूमेंट्री विमेस हिस्ट्री ट्रिलॉजी 2000 से 2004 में डोना ने अनुभवी दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री यू जियोंगही के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उसी डॉक्यूमेंट्री में बे ने कहा कि उनका अपना सबसे यादगार दृश्य बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट में पूरे अपार्टमेंट में बेघर आदमी द्वारा पीछा किया जाना था। इसके बाद 2001 में जियोंग जेयून द्वारा निर्देशित टेक केयर ऑफ माई कैट 14 और 2002 में पार्क चान-वूक द्वारा निर्देशित सिंपैथी फॉर मिस्टर वेंजेंस 15-16 आई। 2003 में ट्यूब और स्प्रिंग बियर्स लव दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर निराश किया। 17-18 स्प्रिंग बियर्स लव पर मुख्य फोटोग्राफी पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्म के काम से समय निकालने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैंने कभी भी कुछ किए बिना नहीं रहा। जिस क्षण एक फिल्म मीडिया के सामने पेश की गई थी, मैं लगभग हमेशा पहले से ही अगली शूटिंग कर रही थी। मैंने खुद से सोचा, अब मेरा पहला चक्र वास्तव में खत्म हो गया है। जबकि मैं थोड़ा आराम करती हूँ,
मैं एक नई शुरुआत करना चाहती थी। 6. फिल्म से अपने अंतराल के दौरान उन्होंने फोटोग्राफी की, जिसके उदाहरण उनके आधिकारिक ब्लॉग और उनकी प्रकाशित फोटोनिबंध पुस्तकों में देखे जा सकते हैं। 19. उन्होंने टीवी पर भी काम करना जारी रखा, कंट्री प्रिंसेस और रोजमेरी में अभिनय किया। 20. 21. वह 2004 में संडे सियोल, उसी शीर्षक की दक्षिण कोरियाई फिल्म के साथ भ्रमित न हो के निर्माण में मंच पर दिखाई दी, जो पार्क चान-वूक द्वारा सहलिखित एक नाटक था। 6. 2005 में उन्होंने जापानी फिल्म लिंडा 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 में एक एक्सचेंज छात्रा की भूमिका निभाई, जो एक बैंड में शामिल हो जाती है। 13, 22, 23, 24 और प्रायोगिक ओमनिबस टीवी श्रृंखला बीटिंग हार्ट में एक तलाकशुदा महिला की भूमिका निभाई। 2006 से 2009 सफलता। 2006 में द होस्ट का प्रचार करती बेडोना बे ने 2006 की फिल्म द होस्ट में बोंग जूनहो के साथ फिर से काम किया, जो दक्षिण कोरियाई बॉक्स ऑफिस के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 26. अपनी भूमिका के लिए उन्होंने महीनों तक तीरंदाजी का प्रशिक्षण लिया। 27. बाद में वह समरे और हाउ टू मीट ए परफेक्ट नेबर श्रृंखला के माध्यम से टेलीविजन पर लौट आईं। 28. 29. एयर डॉल के लिए प्रशंसा जीतने के बाद जापानी निर्देशक हिरोकाजु कोरेरा की 2009 की एक फिल्म एक इन्फ्लेटेबल गुड़िया के बारे में है, जो चेतना विकसित करती है और प्यार में पड़ जाती है। 30, 31, 32, 33. बे ने 2010 में बैक टू बैक टीवी सीरीज बनाई, मास्टर ऑफ स्टडी में एक हाई स्कूल शिक्षक की भूमिका निभाई। 34, 35 और ग्लोरिया में एक नाइट क्लब गायक की भूमिका निभाई। 36, 37, 38. 2010 से 2012 एज 1 और हॉलीवुड डेब्यू। उनकी 2012 की स्पोर्ट्स फिल्म एज 1 1991 में जापान के चिबा प्रांत में आयोजित विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की सच्ची कहानी पर आधारित थी, जहां उत्तर और दक्षिण कोरियाई खिलाड़ियों क्रमशः री बनहुई और ह्यून जंगहवा ने चीनी टीम को हराया था। बे और सहकलाकार हा जीवोन को ह्यून ने ही प्रशिक्षित किया था और बे ने री की तरह बाएं हाथ से खेलना सीखा। 39, 40, 41, 42, 43, 44. इसके बाद उन्होंने साइंस फिक्शन फिल्म डूम्सरे बुक में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई। 45. बे ने क्लाउड एटलस में सोनमी 451 के रूप में अपनी अंग्रेजी भाषा की हॉलीवुड शुरुआत की, जो एक डायस्टोपियन कोरिया में एक क्लोन थी। 46, 47, 48. उन्होंने टिल्डा इविंग की छोटी भूमिकाएं भी निभाईं, जो गृहयुद्ध, पूर्व अमेरिका में एक उन्मूलनवादी की पत्नी और एक मैक्सिकन महिला है जो एक हत्यारे से टकराती है। द वाचोव्स्की और टॉम टाइकवर द्वारा सहनिर्देशित, डेविड मिशेल के उपन्यास पर आधारित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रूपांतरण का प्रीमियर 2012 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ, जिसे विभाजनकारी समीक्षाएं मिलीं, हालांकि आलोचकों ने बे के अभिनय की प्रशंसा की। 49, 50. 2019 के एक साक्षात्कार में उन्होंने वाचोवस्की के बारे में कहा, वे मेरी मां की तरह ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। उनके पास मेरा सम्मान और मेरा विश्वास है। जब उन्होंने क्लाउड एटलस में भाग लेने के लिए मुझसे संपर्क किया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। हम पहली बार स्काइप पर मिले थे और मैंने एक डेमो टेप बनाया जो मैंने उन्हें भेजा था। अंग्रेजी दक्षता की कमी के बावजूद उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण भूमिका दी। मेरा मानना है कि उस समय हमारे बीच एक निश्चित समझ विकसित हुई, जिसने मुझे सेंस 8 पर उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। उनके लिए धन्यवाद। मुझे ऐसे अवसर मिले हैं जो सभी अभिनेताओं को नहीं दिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह उनके काम के प्रति उनका जुनून है, जिसने हमारे सहयोग को इतना सुखद बना दिया है। 2014 से 2017 दक्षिण कोरिया वापसी। दक्षिण कोरिया में वापस, बे ने अगली बार 2014 की फिल्म ए गर्ल एट माई डोर में अभिनय किया, जिसका निर्देशन जुलाई जंग ने किया और ली चांगडोंग ने निर्माण किया। 52. एक छोटे शहर की पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाते हुए, जो एक रहस्यमय युवा लड़की को बचाने की कोशिश करती है,
जिस पर उसे शक है कि वह घरेलू हिंसा का शिकार है। बे ने कहा कि वह कहानी और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण भूमिका से इतनी रोमांचित थी कि उसने स्क्रिप्ट पढ़ने के 3 घंटे बाद बिना वेतन के फिल्म में अभिनय करने का फैसला किया। 53 फिल्म का प्रीमियर 2014 के कान फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में हुआ। 55 और बाद में बे ने अपने प्रदर्शन के लिए एशियाई फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 56, 57, 58 2015 में उन्होंने वाचोवस्की के साथ उनके स्पेस ओपेरा जुपिटर असेंडिंग में फिर से काम किया, जिसमें उन्होंने एक बाउंटी हंटर की छोटी सहायक भूमिका निभाई। 59, 60, 61, 62, 63 इसके बाद सेंस 8 आई, जो वाचोवस्की द्वारा बनाई गई और जे. माइकल स्ट्रेजिंस्की द्वारा सहलिखित एक अमेरिकी विज्ञान कथा श्रृंखला है। दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों और हिस्सों के 8 अजनबियों के बारे में, जो एक हिंसक मानसिक दृष्टि साझा करते हैं और अचानक खुद को टेलीपैथिक रूप से जुड़ा हुआ पाते हैं। सेंस 8 ने 2015 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू की। 64 इसके बाद बे अपने बड़े भाई, कमर्शियल डायरेक्टर बे डूहान द्वारा निर्देशित 90 मिनट की एक वेब फिल्म में नजर आईं। रेड कार्पेट ड्रीम शीर्षक वाली यह बायोपिक बे के बचपन में अभिनेत्री बनने के सपने और उनके 20 साल के अभिनय करियर पर आधारित है। 65 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर निर्मित और मैक कॉस्मेटिक्स द्वारा प्रायोजित, यह फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ फेसबुक और केबल चैनल सीजीवी पर भी दिखाई गई। 66 बड़े पर्दे पर वापस आकर बे ने हा जंगवू के साथ सर्वाइवल ड्रामा फिल्म द टनल में अभिनय किया। 67 इसके बाद उन्होंने जापानी निर्देशक शुंजी इवाई और अभिनेता किम जुह्युक के साथ लघु फिल्म चांगोक लेटर के लिए टीम बनाई। 68 69 बे ने 2017 में क्राइम थ्रिलर स्ट्रेंजर के साथ कोरियाई टीवी स्क्रीन पर वापसी की, जिसमें उन्होंने भावुक लेकिन संवेदनशील पुलिस अधिकारी लेफ्टिनेंट हान येओजिन की भूमिका निभाई, जो चो सेउंगवू के चरित्र अभियोजक ह्वांग सीमोक के विपरीत था। 70 यह श्रृंखला एक बड़ी सफलता थी और इसके कड़े कथानक, मनोरंजक दृश्यों और मजबूत प्रदर्शन के लिए इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 71 72 श्रृंखला को 2020 में दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसमें उनके चरित्र को वरिष्ठ निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। किम सेरॉन, कोरियाई, 31 जुलाई 2000, 16 फरवरी 2025, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री थीं। किम ने 2001 में एक बाल मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2009 में फिल्म ए ब्रांड न्यू लाइफ 2009 से अभिनय में कदम रखा। उन्हें द मैन फ्रॉम नोवहेयर 2010 से पहचान मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में नामांकन मिला। बाद में उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला लिसन टू माई हार्ट 2011, द क्वींस क्लासरूम 2013 और हाई स्कूल लव ऑन 2014 के साथ साथ फिल्म ए गर्ल एट माई डोर 2014 में भी अभिनय किया। उनकी पहली वयस्क मुख्य भूमिका सीक्रेट हीलर 2016 श्रृंखला में थी। इन वर्षों में किम ने दक्षिण कोरिया की सबसे होनहार युवा अभिनेत्रियों में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की है। हालांकि 2022 में नशे में गाड़ी चलाने की एक घटना के बाद उनका करियर थम सा गया, जिसके कारण जनता की कड़ी आलोचना हुई और कानूनी परिणाम भुगतने पड़े। उन्होंने ट्रॉली 2023 का निर्माण छोड़ दिया और ड्रामा ब्लरहाउंड्स 2023 से भी उन्हें आंशिक रूप से हटा दिया गया, जिसमें कहानी को संशोधित किया गया था। किम 16 फरवरी 2025 को 24 वर्ष की आयु में दक्षिण कोरिया के सियोल स्थित अपने घर में मृत पाई गईं। उनकी मृत्यु को आत्महत्या माना गया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। किम सेरॉन का जन्म 31 जुलाई 2000 को सियोल में हुआ था। किम की 2 छोटी बहनें, किम एरॉन को और किम येरॉन को है, जो अभिनेत्री भी है। 4
उन्होंने सियोल में मियांग एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। 3 और फरवरी 2016 में इल्सान में यांगिल मिडिल स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सियोल में भाग लेना शुरू किया। 2018 में किम को चुंगांग विश्वविद्यालय के प्रदर्शन कला और फिल्म अध्ययन विभाग में भर्ती कराया गया था। 6 आजीविका 2001 से 2014 बाल मॉडल के रूप में शुरुआत और अभिनय में बदलाव। किम ने 2001 में एक पेरेंटिंग पत्रिका के लिए एक बाल मॉडल के रूप में अपनी शुरुआत करते हुए अपना करियर शुरू किया। 7-8 किम की पहली अभिनय भूमिका 2009 में आई फ्रांसीसी दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्माता ओनी लेकोम्टे द्वारा निर्देशित और उनके जीवन पर आधारित फिल्म ए ब्रांड न्यू लाइफ में थी। किम ने मुख्य किरदार जिन्ही नाम की एक 9 वर्षीय लड़की का किरदार निभाया था, जिसे उसके पिता पुनर्विवाह के बाद एक अनाथालय में छोड़ देते हैं और बाद में एक फ्रांसीसी दंपति उसे गोद ले लेते हैं। किम ने कान फिल्म समारोह में एक विशेष स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म का प्रदर्शन किया और इस समारोह में आमंत्रित होने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बन गईं। 9-10-11 2010 में किम। इसके बाद उन्होंने द मैन फ्रॉम नोवहेयर में वोन बिन के साथ सह-अभिनय किया, जो 2010 में दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 12 उन्होंने जंग सोमी की भूमिका निभाई, जो एक हेरोइन की लत की बेटी है, जिसे एक संगठित अपराध गिरोह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। 13 फिल्मांकन के दौरान उन्हें केवल मॉनिटर पर अपने दृश्य देखने की अनुमति थी। 3 किम ने अपनी पहली 2 भूमिकाओं के लिए कई पुरस्कार जीते, जिसमें कोरियाई फिल्म पुरस्कार और बिल्ड फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री शामिल है। 14 साथ ही सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री फिल्म के लिए बेक्सेंग आर्ट्स पुरस्कार नामांकन भी शामिल है। 15 2011 में किम एक और अपराध फिल्म आई एम ए डैड में किम सेउंगवू की बेटी की भूमिका निभा रही थीं। 16 उन्होंने ड्रामा सीरीज लिसन टू माई हार्ट में अपनी पहली टेलीविजन भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने ह्वांग जंगयूंग के चरित्र के युवा संस्करण की भूमिका निभाई। वह पहले 4 एपिसोड में दिखाई दी और उनके अभिनय की टीवी आलोचकों ने प्रशंसा की। 4 उनकी अगली भूमिका ड्रामा फिल्म बार्बी को में उनकी बहन आहरोन के साथ थी। फिल्म अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने के बारे में है और 2012 में गिफोनी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जीतने वाली पहली कोरियाई फिल्म थी। 4-17 इसके बाद किम ने थ्रिलर फिल्म द नेबर में दोहरी भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक हत्या की शिकार और सीरियल किलर का अगला निशाना की भूमिका निभाई। 2013 में उन्होंने टेलीविजन नाटक द क्वींस क्लासरूम में एक छात्रा की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें 2013 एमबीसी ड्रामा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। 3 साथी कलाकारों के साथ साझा किया गया। 18 फरवरी 2014 में किम। 2014 के एक साक्षात्कार में किम के प्रबंधक ने कहा कि किम के पास अच्छी पटकथाओं के लिए एक शानदार नज़र थी, जिसने उनके लिए बहुत कम उम्र में अपनी खुद की परियोजनाएं चुनना संभव बना दिया। किम ने यह भी कहा कि उन्हें मुश्किल भूमिकाएं स्वीकार करने में कभी कठिनाई नहीं हुई और वह धीरे धीरे खुद को किरदारों में डुबोने में सक्षम थीं। 16 वर्ष की उनकी पहली भूमिका डॉक्यूमेंट्री ड्रामा फिल्म मानशिन 10,000 स्पिरिट्स में थी, जिसमें उन्होंने शैमनिस्ट किम ग्यूमवा के किशोर संस्करण को फिर से बनाया। 19 इसके बाद उन्होंने फिल्म ए गर्ल एट माई डोर में बदमाशी और घरेलू हिंसा की शिकार की भूमिका निभाई। 20 उन्होंने भूमिका स्वीकार की क्योंकि उन्हें पटकथा पसंद आई और वे चरित्र से आकर्षित हुईं। किम ने दूसरी बार कान फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया, जब फिल्म का प्रीमियर अनसर्टेन रिगार्ड के आधिकारिक चयन के रूप में हुआ। 11-21 उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने प्रशंसा की। 22-23 उन्हें कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 35वें ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार और गोल्डन सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 24 इसके अलावा 2014 में
उन्होंने किशोर फंतासी रोमांस टेलीविजन श्रृंखला हाई स्कूल लव ऑन में एक देवदूत के रूप में अभिनय किया जो मानव बन जाती है, और थ्रिलर फिल्म मैनहोल में एक श्रवण बाधित लड़की की भूमिका निभाई जिसका एक सीरियल किलर द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। 2015 से 2021 प्रशंसा और प्रमुख भूमिकाओं में बदलाव। 2015 में किम ने ड्रामा सिटी टेलीविजन विशेष स्नोई रोड में मुख्य भूमिका निभाई थी। 2 भाग की ड्रामा सीरीज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासन के तहत कोरिया में कंफर्ट वीमेन के बारे में है, और बाद में इसे सिनेमाघरों में एक फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। 27-15 वर्षीय कंफर्ट वीमेन के रूप में किम के प्रदर्शन की आलोचकों और दर्शकों दोनों ने प्रशंसा की, और उन्हें गोल्डन रूस्टर और 100 फ्लावर्स फिल्म फेस्टिवल में एक विदेशी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से सम्मानित किया गया। 24, 28, 29 इसके बाद उन्होंने टेलीविजन सीरीज टू बी कंटिन्यूड में मुख्य किरदार और ग्लैमर्स टेम्पटेशन में चोई कांगही के चरित्र के छोटे संस्करण की भूमिका निभाई। 30-31 नवंबर 2017 में किम उन्हें 2016 की टेलीविजन ड्रामा सीरीज सीक्रेट हीलर में अपनी पहली वयस्क भूमिका में लिया गया था, जिसमें उन्होंने एक शापित जोसोन युग की राजकुमारी की भूमिका निभाई थी। 32 उनके किरदार का हियो जून के साथ एक काल्पनिक रोमांस है जिसे यू शियू ने निभाया है, जो किम से 14 साल बड़े थे। 32-33 नवंबर 2016 में किम ने वाईजी एंटरटेनमेंट के साथ हस्ताक्षर किए। 34 2018 में किम ने थ्रिलर फिल्म द विलेजर्स में अभिनय किया। 35 वह 2019 में कैंपस वेब ड्रामा लव प्लेलिस्ट के चौथे सीजन में अभिनय करने गईं। 36 उसी वर्ष उन्होंने इसी नाम के अमेरिकी नाटक पर आधारित थ्रिलर ड्रामा लीवरेज में अभिनय किया। 37 नवंबर में यह बताया गया कि किम का वाईजी एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध समाप्त हो गया था और वह कंपनी छोड़ देंगी। 38 जनवरी 2020 में किम ने अभिनेता किम सूह्यून और सेओ येजी के साथ गोल्ड मेडलिस्ट के साथ हस्ताक्षर किए। 39, 40, 41, 42 मई 2021 में किम को 12 एपिसोड की वेब सीरीज द ग्रेट शमनगा डूशिम में महिला प्रधान भूमिका निभाने की पुष्टि की गई, जिसमें नाम दारिम ने पुरुष मुख्य भूमिका निभाई। 43 2022 से 2024 डीयूआई घटना, करियर में ठहराव और वापसी का प्रयास। अप्रैल 2022 में उन्हें एसबीएस ड्रामा ट्रॉली में कास्ट किया गया। 44 18 मई को लगभग 8 बजे किम गंगनम जिले सियोल में नशे में गाड़ी चला रही थी जब वह एक ट्रांसफार्मर, गार्ड रेलिंग और सड़क के पेड़ों सहित कई संरचनाओं में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई और आसपास की दुकानों सहित 57 स्थानों पर लगभग 3 घंटे तक बिजली बाधित रही, जिससे व्यापारियों को नुकसान हुआ। 45-46 अगले दिन उनकी एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट ने एक बयान जारी कर कहा कि किम सेरॉन अपनी स्पष्ट गलती पर गहराई से विचार कर रही है। दुर्घटना से हुए नुकसान की यथासंभव भरपाई की जा रही है। मैं अंत तक जिम्मेदारी लेने की पूरी कोशिश करूंगी। 47-19 मई को आरोपों के कारण उसने ट्रॉली नाटक छोड़ दिया। 48-23 मई को नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि उसने ब्लरहाउंड्स 2023 सीरीज में किम के साथ अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग नहीं करने का फैसला किया है। नेटफ्लिक्स के एक प्रतिनिधि ने बताया कि किम के मौजूदा दृश्य के संपादन पर चर्चा चल रही है। 49-2023 में किम के दृश्यों के एक बड़े हिस्से को संपादित करने के बाद कहानी को संशोधित करके सीरीज को रिलीज किया गया। 50 दिसंबर 2022 में गोल्ड मेडलिस्ट के साथ किम का अनुबंध समाप्त हो गया। 17 अप्रैल 2024 को यह घोषणा की गई कि किम आगामी नाटक डोंग चिमी में अभिनय करेंगी। 52 घटना के बाद से यह अभिनय में उनकी पहली वापसी होगी। 53
18 अप्रैल को नाटक के आयोजकों ने घोषणा की कि किम खराब स्वास्थ्य समस्याओं के कारण नाटक से हट रही है। 54 2025 मरणोपरांत रिहाई। किम की आखिरी दो फिल्में गिटार मैन और यूरिनुन मेल मेल डे बाय डे 2025 में मरणोपरांत रिलीज होने वाली है। गिटार मैन के लिए फिल्मांकन मई 2025 में योजनाबद्ध रिलीज के लिए 2024 के अंत में लपेटा गया। 55 यूरिनुन मेल मेल डे बाय डे को 2021 के उत्तरार्ध में फिल्माया गया था और इसे 2022 की पहली छमाही में रिलीज करने का इरादा था। हालांकि मई 2022 में किम की नशे में ड्राइविंग की घटना सहित पोस्ट प्रोडक्शन कठिनाइयों के कारण फिल्म को रोक दिया गया था। 56 अब इसे सितंबर 2025 में दक्षिण कोरियाई सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना है। 57 स्वैच्छिक काम। 2015 से 2023 तक किम ने ब्लू एंजल्स के लिए स्वयंसेवा की, जो एक ऐसा समूह है जो आश्रयों में जानवरों की देखभाल करता है। किम ने अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल परित्यक्त कुत्तों और बिल्लियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी किया। DUI घटना के बाद 19 मई 2022 को किम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक हस्तलिखित माफीनामा पोस्ट किया। 59 उन्होंने कहा, सबसे पहले मुझे आपको दुर्घटना और नुकसान की स्थिति से अवगत कराते हुए खेद हो रहा है। कल 18 मई 2022 को सुबह लगभग 8 बजे गंगनम में मेरे साथ एक दुर्घटना हुई जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। शराब पीते समय मैंने एक बड़ी गलती कर दी। मैंने व्यापारियों, नागरिकों और इसे बहाल करने वालों समेत कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। मुझे ज्यादा सावधानी और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। हम कंपनी के साथ मिलकर दुर्घटना से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। मैं अंत तक बातचीत करने और मामले को सक्रिय रूप से सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपने साथी कलाकारों, कर्मचारियों और प्रोडक्शन टीम से बहुत क्षमा चाहता हूं कि हमने फिल्मांकन और तैयारी के दौरान जो काम किया था उसमें बाधा डाली। एक बार फिर मैं गहराई से क्षमा याचना करता हूं और चिंता पैदा करने के लिए क्षमा चाहता हूं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए कोई बहाना नहीं है। मैं अपनी गलतियों से निराश और शर्मिंदा हूं। ऑनलाइन यह खबर आने के बाद कि घटना के 2 महीने बाद उन्होंने कथित तौर पर एक बार में अपनी 22वीं जन्मदिन की पार्टी आयोजित की थी और आमंत्रित लोगों से शराब लाने को कहा था, उन्हें लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। 4 नवंबर 2022 को यह बताया गया कि किम ने अपने करियर के दौरान जो भी पैसा जमा किया था, उसका इस्तेमाल दुर्घटना और निपटान के खर्चों को पूरा करने में किया गया था और उन्होंने एक अंशकालिक नौकरी कर ली थी। 60 बाद में गोल्ड मेडलिस्ट ने पुष्टि की कि किम ने अंशकालिक नौकरी की थी क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कठिन थी, लेकिन बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 61 नकारात्मक जनभावना ने न केवल उनके अभिनय करियर को खत्म कर दिया, बल्कि किम के लिए कैफे और अभिनय अकादमियों में अपनी नौकरी बनाए रखना भी मुश्किल बना दिया। उनके एक करीबी सहयोगी के अनुसार, पहचान से बचने के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया और चश्मा पहन लिया, लेकिन जब लोगों को पता चला कि वह कौन है, तो किम को नौकरी से निकाले जाने के नोटिस मिलने लगे। 62 8 मार्च 2023 को सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अभियोजक ने 20 मिलियन का जुर्माना मांगा। बाद में किम ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण नरमी की अपील की और अपने साथ सवार श्री ए से 5 मिलियन का जुर्माना मांगा। 63 उनकी पिछली एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट ने अभिनेत्री के साथ मिलकर ट्रांसफार्मर से उनकी टक्कर के कारण हुई बिजली कटौती से प्रभावित व्यवसायों को मुआवजा दिया था। उनकी मृत्यु के समय तक इन समझौतों के परिणामस्वरूप उनकी एजेंसी पर 700 मिलियन वॉन 486,000 से अधिक का कर्ज था। 64 उन्होंने अपने कुछ कर्जों को चुकाने के लिए दोस्तों और परिचितों से भी उधार लिया था। 65 सितंबर 2024 में किम ने सोशल मीडिया पर
एक संदेश पोस्ट किया जिसमें आत्महत्या के विचार आने का संकेत दिया गया था। उसने लिखा, अगर मैं मर जाऊं तो कृपया इसे कैद करके शेयर करें, और नशे में गाड़ी चलाने की घटना पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा, श्वास विश्लेषक ने शून्य दिखाया, रक्त परीक्षण ने उच्च स्तर दिखाया, लेकिन वह एक दिन पहले का था। कोई ब्लैकआउट नहीं हुआ था। मैंने वैसे भी सारा नुकसान भर दिया। कम से कम अब मुझे दर्द नहीं होगा। उसने उन लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने उसकी मदद की थी। संदेश देखने के बाद 2 परिचित उसके पास आए और संकट को टाल दिया। 66 संबंध 24 मार्च 2024 को अभिनेता किम सूह्यून ने किम के साथ डेटिंग की अफवाहों का खंडन किया। उनके एक क्लोजअप फोटो के बाद, जिसे उन्होंने इंस्टाग्राम पर संक्षेप में पोस्ट किया और हटा दिया, ऑनलाइन प्रसारित हुआ। 67 उनकी एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट ने कहा कि अफवाहें झूठी थीं। उन्होंने बताया कि फोटो तब ली गई थी जब वे एक ही प्रबंधन के अधीन थे और वे इसे साझा करने के उनके इरादों से अनजान थे। 68 एजेंसी ने मानहानिकारक सामग्री के खिलाफ भी चेतावनी दी। 69 मार्च 2025 में किम की मां ने गोल्ड मेडलिस्ट के 2024 के बयान की आलोचना की, जिसने उन्हें झूठ बोलने वाली एक भ्रमित युवती के रूप में चित्रित किया। 70 किम की आत्महत्या के तुरंत बाद यूट्यूब चैनल होवरलैब ने आरोप लगाया कि किम सूह्यून ने उसके साथ डेटिंग तब शुरू की जब वह कम उम्र की थी, केवल 15 साल की। दावों का समर्थन करने के लिए होवरलैब ने अभिनेत्री के परिवार से संबंधित सामग्री जारी की। उनकी एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट ने आरोपों से इनकार किया और होवरलैब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। 14 मार्च 2025 को गोल्ड मेडलिस्ट ने एक बयान प्रकाशित किया जिसमें पुष्टि की गई कि किम सूह्यून ने किम को डेट किया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उनका रोमांटिक रिश्ता केवल 2019 की गर्मियों से 2020 के पतन तक चला, जब अभिनेत्री 19 से 20 साल की थी। अभिनेता उस समय 31 से 32 वर्ष का था। 72 हालांकि गोल्ड मेडलिस्ट ने कहा कि होवरलैब द्वारा जारी किम सूह्यून और किम की तस्वीर 2020 की सर्दियों में ली गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि जब किम 17 साल की थी, तब उन्होंने उन्हें जो पत्र लिखा था वह लीक हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हारी याद आती है, एक आकस्मिक अभिव्यक्ति थी जिसका इस्तेमाल एक सैनिक सेना में काम करते समय अपने करीबी परिचितों के साथ करता है। बात कर ले इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में, तो 29 अगस्त 2025 इसकी रिलीजिंग डेट रहने वाली है। और बात कर ले इसके एक रनिंग लेंथ के बारे में, तो 119 मिनट टोटल इसका रनिंग लेंथ रहने वाला है। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई दी है, डिटेल आप तक पहुंची गई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।